हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इथेन एंड इथीन की हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग स्टडी की थी और आज हम इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, वो क्या उसकी ज्योमेट्री है, क्या स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का और उसमें बॉन्डिंग क्या रहेगी, किस तरह से बॉन्डिंग होती है, कौन से बॉन्ड्स बनते हैं और उन बॉन्ड्स के पैरामीटर्स क्या हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है कि पहले आपको जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का आपको एटॉमिक नंबर लिखकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। यहाँ इसकी आप देख रहे हो कि ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि ये 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी 2s ऑर्बिटल से थोड़ी सी हाई है। अब 2s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p के 2 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, ये तो है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब बॉन्डिंग होनी होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन होनी होती है तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p के एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता है और इस तरह से अब 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये 2s है, 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। 1s जो है वो इनर ऑर्बिटल है, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ जो इथाइन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। इथाइन का एक और नाम भी है, कॉमन नेम जिस नाम से मोस्टली इसको बोला जाता है वो है एसीटिलीन। इथाइन को मोस्टली एसीटिलीन नाम से बोला जाता है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। s ऑर्बिटल 2s एंड 2px, ये दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। क्योंकि दो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं इसलिए दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिडाइजेशन से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप और एनर्जी इक्वल होती है। अब जो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं 2s और 2p, आप उसमें देखो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी और 2px में भी। जब दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए उन दोनों में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन से पहले थे मिक्स होने वाले ऑर्बिटल्स में, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लियरली इस तरह से समझते हैं कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का के 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन का, और आप देख रहे हो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम दूसरे कार्बन का के भी होंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उनमें से एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा। इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक इसमें और एक इसमें, तो ये तो शेयर होगा यहाँ पर, यानी कि शेयरिंग से क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है, लीनियर ओवरलैपिंग है, इसलिए ये जो बॉन्ड बना है दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अब आपने देखा कि 2 ऑर्बिटल्स तो हाइब्रिडाइज्ड हो गए, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से हैं, 2s एंड 2px। एक चीज़ इसमें से और ध्यान रखने की है, जो 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, 2px भी हो सकता है, 2py भी हो सकता है, 2pz भी हो सकता है। बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे वो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे और वो ये जो प्लेन है हाइब्रिडाइजेशन का इनका जिसमें कि ये ऑर्बिटल्स लाई करते हैं उसको परपेंडिकुलर होंगे। एक प्लेन में आप ये मान लो कि आपके रूम में एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर पर 3 दीवारें आकर मिलती हैं, एक 2 साइड की दीवार है और एक नीचे फ्लोर है यानी कि नीचे फर्श है।
तो आप जो है जो वो कॉर्नर बन रहा है नीचे, उस कॉर्नर से जो 3 लाइंस निकल रही हैं उन 3 लाइन में एक पर तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाई करेंगे, ठीक है। एक दूसरी लाइन पर जो 2p ऑर्बिटल्स बचे हैं, जैसे कि 2py बचा है हमारा, तो वो 2py ऑर्बिटल होगा। और जो तीसरी लाइन होगी उस कॉर्नर पर वो होगी 2pz की। आप ये इमेजिन कर सकते हो, नहीं तो वीडियो देखते देखते आप अपने रूम के किसी कॉर्नर को चूज़ कर सकते हो इनकी अरेंजमेंट समझने के लिए। उस कॉर्नर के जो 3 लाइंस हैं, 3 दीवारें जो मिल रही हैं, आप उनमें से एक जो दीवार है उसके अलोंग इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज्ड मान लो, और दूसरी दीवार के अलोंग जो कि उसको परपेंडिकुलर होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को 2py हो जाएगा, और जो तीसरी दीवार है यानी कि जो फर्श है वो हो जाएगा उसके अलोंग हो जाएगा 2pz, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो यहाँ हमने दिखाया है सिर्फ क्या, यहाँ हमने सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाए हैं, लेकिन हमारे पास हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी हैं। एक तो ये है, इसको हम 2py कह लेते हैं, ये इसका हो गया 2py, दोनों का 2py। आप देखो कि इस 2py ऑर्बिटल की जो दोनों लोब हैं वो इक्वल हैं, जबकि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें एक लोब बड़ी होती है, एक लोब छोटी होती है। लेकिन यहाँ दोनों लोब्स इक्वल हैं क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये हो गया 2py ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। और एक रह गया 2pz, वो भी हम इस यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ। ये 2py और ये है 2pz, ठीक है। अब इनमें कैसे ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी है 2py के पास भी, और 2pz के पास भी है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन आपने दिखाना है वो सिर्फ एक ही लोब में दिखाना है, इनकी 2py की एक लोब में, या ऊपर वाली में या नीचे वाली में, ऐसे ही 2pz की भी एक ही लोब में दिखाना है। अब इनमें कैसी ओवरलैपिंग होगी, इनमें ओवरलैपिंग होगी साइडवेज ओवरलैपिंग, और साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज ऑफ पाई टाइप। पाई बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से, और हम साइडवेज जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसमें हमारी 2D पिक्चर है तो इसमें हम ओवरलैपिंग नहीं दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम इनको ओवरलैपिंग दिखाने के लिए हम इनकी लोब्स में इस तरह से कनेक्शन दिखाएंगे, ऐसे ही ब्लैक टू ब्लैक एंड ब्लू टू ब्लू। ये जो है पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर आप पाई लिख सकते हो, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो हम लिख रहे हैं वो दोनों लोब्स की ओवरलैप पर आप लिख सकते हो, लेकिन उसका मतलब है सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैंने 2py की दोनों लोब्स को ओवरलैप होते हुए दिखाया तो आप दोनों जगह पाई लिख सकते हो, लेकिन बॉन्ड उसका मतलब सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि ओवरलैपिंग सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स में हो रही है। और जब भी 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एक ही बॉन्ड बनता है, चाहे वो पाई हो, अगर लेटरल ओवरलैपिंग है तो वो पाई है, और अगर लीनियर ओवरलैपिंग है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो ये किससे ओवरलैप करेंगे, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है इथाइन वो है C2H2, तो उसमें ये हाइड्रोजन से ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमें बताना है, जैसे कार्बन का हमने लिखा है यहाँ, वैसे हमें यहाँ पर हाइड्रोजन का भी लिखना है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और ये भी हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कौन सा बॉन्ड बना, ये बना सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा लिखेंगे और हम यहाँ भी सिग्मा लिखेंगे। तो इस तरह से आपको पिक्चर जो है वो पूरी क्लियर कर देनी है, कि जिससे ये पता चले कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है इस मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन की, स्ट्रक्चर की और बॉन्डिंग की, वो बिल्कुल सही आपको नॉलेज है, इसकी सही जानकारी है। तो ये आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो इसमें मैंने हर जगह पर जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ पाई लिखा है, जहाँ सिग्मा बॉन्ड है वहाँ सिग्मा लिखा है। कार्बन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो आप यहाँ कार्बन लिख सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है।
तो इस तरह से आपने, ये तो हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा इथीन का, जो नॉर्मल जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा इथीन का, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ये बना रहे हैं दोनों कार्बन, 1 विद हाइड्रोजन, और एक जो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ 2 पाई बॉन्ड बने हैं हमारे 2p y की ओवरलैपिंग से और 2p z की ओवरलैपिंग से। तो जो पाई बॉन्ड है वो हम ऐसे दिखा देते हैं। तो जो पर्पल लाइन है दैट इज़ शोइंग सिग्मा बॉन्ड, एंड जो रेड लाइन है दैट इज़ शोइंग पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब जो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने की यहाँ पर है बॉन्ड लेंथ की। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो साफ दिखाई दे रहा है कि 180 डिग्री का होगा। लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर मोलिक्यूल है ये। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 106 पिकोमीटर है, जो कि इथेन में थी 109 पिकोमीटर, इथीन में थी 108 पिकोमीटर, और यहाँ पर है ये 106 पिकोमीटर। और जो बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो और भी श्रिंक हो गया ये बॉन्ड। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तीनों मॉलिक्यूल्स में, इथेन, इथीन और इथाइन में डिफरेंट है। इथाइन में सबसे कम और इथेन में सबसे ज़्यादा क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी S and P करैक्टर से समझाऊंगी। तो यहाँ कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है। अब ये बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हुई कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है, अगर मैं बात करती हूँ सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड जब बना तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल तो है s और 3 ऑर्बिटल्स हैं p, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए 4। s की परसेंटेज कितनी है इन 4 में से 25%, 4 में से 1 है ना s, तो ये है 25%, और p की टोटल परसेंटेज कितनी है 75%। अब मैं बात करती हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, यानी कि इथीन की, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो टोटल हो गए 3 ऑर्बिटल्स। तो 3 में से 1 s है, तो आप परसेंटेज फाइंड करोगे तो वो होगी 33.3% s की। ये जो बॉन्ड होगा ना इसमें 33.3% s करैक्टर है, और p करैक्टर कितना हो गया 66.7% p करैक्टर। ठीक है, तो अब आप देखो कि इससे क्या चेंज हुआ। एक और रह गया इथाइन। इथाइन में क्या होगा, इथाइन में जो s और p करैक्टर है, ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 2। तो जो s करैक्टर है, s करैक्टर 50% एंड p करैक्टर इज ऑल्सो 50%। यहाँ पर जो हमें p करैक्टर को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है s करैक्टर को तीनों के लिए। अब मैं आपको तीनों के लिए बता रही हूँ s करैक्टर कैसे ये मैटर करता है। इथेन में s करैक्टर है 25%, इथीन में s करैक्टर है 33%, मैं 33 लिख रही हूँ, 33.3 होता है, और इथाइन में है ये 50%। अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होते हैं। s ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के नज़दीक होने का मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे जैसे s करैक्टर इनमें बढ़ेगा, जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बढ़ेगी तो मीन्स जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाएगी। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो क्लोज आएंगे ज़्यादा, और क्लोज आने से, क्योंकि s करैक्टर जितना ज़्यादा उतनी ही न्यूक्लियस की प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है,
यानी कि उतना ही वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा, और जितना न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसलिए इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो है 154 पिकोमीटर, इथीन में ये है 134 पिकोमीटर, और इथाइन में 121 पिकोमीटर, 121 मे बी 121 या 120। तो ये इस रीज़न क्या है बोन लेंथ के कम होने का, यहाँ ये रीज़न है। और जैसे जैसे बोन लेंथ कम होती है आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे बोन लेंथ कम हो रही है बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंग होता चला जा रहा है। ठीक है, बोन लेंथ कम का मतलब है कि अब उनमें अट्रैक्शन बढ़ गई है। तो आपको अगर इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है तो आपको वो आसान रहेगा, इथीन में थोड़ा मुश्किल है और इथाइन में और ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड की। जो पाई बॉन्ड होते हैं आप पढ़ चुके हो कि पाई बॉन्ड आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड्स है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो इथाइन में है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, स्ट्रोंगेस्ट है, और इथेन में वो वीकेस्ट है ड्यू टू देयर बॉन्ड लेंथ। और इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी भी इथेन में बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन बॉन्ड की कम होगी और इथाइन में वो ज़्यादा होगी। तो लेकिन जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स बनते हैं जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स बनते हैं उतनी ही जो रिएक्टिविटी है मॉलिक्यूल की वो ज़्यादा हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स, इसलिए किसी भी रिएक्शन में वो ईज़िली वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वो रिएक्शन कर सकते हैं। मेनली कौन सी रिएक्शंस? एडिशन रिएक्शंस। इसके बारे में डिटेल में आप आगे आपका जो आगे चैप्टर्स हैं उनमें या फिर आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आप इसमें पढ़ोगे कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड वीक होने के कारण जब रिएजेंट्स इस पर अटैक करते हैं, रिएजेंट मतलब दूसरा कंपाउंड जब इस पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। और इसके टूटने से मान लो कि हाइड्रोजन का अटैक हुआ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों का एक एक नया बॉन्ड बनना चाहिए, और वो नया बॉन्ड किससे बनेगा? हाइड्रोजन से। तो हमें क्या मॉलिक्यूल मिलेगा? हमें मिलेगा इस तरह से कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और दोनों के पास एक पाई बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ हाइड्रोजन आ गया। ये बॉन्ड इनके पहले से ही बने हुए थे इस तरह से। और ऐसी रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ी होगी कई बार संयोजन अभिक्रिया, जिसमें कि 2 कंपाउंड्स ऐड होकर, 2 रिएक्टेंट्स ऐड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ 2 कंपाउंड्स कौन से ऐड हुए हैं? एक हुआ है इथीन और दूसरा क्या था? हाइड्रोजन। इन दोनों ने ऐड होकर ये कंपाउंड बनाया। और आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी 10th क्लास में पढ़ी है। हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। और इसको ये जो रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस, आपने कार्बन में पढ़ा होगा कि संकलन अभिक्रियाएं जो जिनमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिन कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, वो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं, एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स जिनको हिंदी में संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, ऐसे ही डिटेल्स में आएगा, तो आप इसको समझ लेना। और इसके बाद एक जो मैंने आपको इथेन और इथीन में बताया था वो था स्टीरिक नंबर। तो यहाँ मैं स्टीरिक नंबर, ये रीज़न मैंने एस करेक्टर का बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। मोर एस करेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर न्यूक्लियस, सो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड के लिए है ये। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एस एन की। एस एन जो मैंने आपको बताया था कि एस एन यानी कि स्टीरिक नंबर से आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है किसी मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, सेंट्रल एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हो एस एन से, स्टीरिक नंबर से। तो जैसे इथेन में हमने किया था कि कार्बन स्टीरिक नंबर होता क्या है? स्टीरिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स मेड अटैच टू द सेंट्रल एटम।
सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं प्लस उस एटम के पास लोन पेयर कितने हैं, तो उससे हमें जो टोटल नंबर आएगा उससे हम बता सकते हैं, जो स्टीरिक नंबर हमारे पास आएगा उससे हम बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इथेन में हमने देखा कि कार्बन के पास कभी भी लोन पेयर होता ही नहीं है, चाहे वो इथेन हो, इथीन हो या इथाइन हो, कोई भी वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसमें लोन पेयर अगर वो चार्ज्ड नहीं है तो उसमें लोन पेयर बिल्कुल नहीं होता है। तो इथेन में कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है टोटल एक दूसरे कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं 4, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। और लोन पेयर कितना है 0, तो SN क्या हो गया, स्टीरिक नंबर हो गया 4, और 4 में एक तो हो गया S और 3 हो गए P, यानी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इसके बाद हम बात करते हैं sp2 की, हम बात करते हैं इथीन की। इथीन में स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, इसके लिए ये है, तो सिंगल बॉन्ड्स इसने कितने बनाए, यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स इसने कितने बनाए हैं इस कार्बन ने 1 2 एंड 3। लोन पेयर कितने हैं 0, तो स्टीरिक नंबर क्या आ गया 3। इस 3 में से एक तो S हमेशा ही रहेगा और P कितने बचे 2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई sp2, इसलिए इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम बात करते हैं इथाइन की। अगर ये तो हमने पहले से ही हमने कहा कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, आप मॉलिक्यूल कैसे उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे हाइब्रिडाइजेशन, आप स्टीरिक नंबर से इसको फाइंड कर सकते हो। इथाइन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये स्ट्रक्चर है इथाइन का, तो मुझे इस कार्बन की या इस कार्बन की दोनों में से किसी की भी मुझे स्टीरिक नंबर देखकर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो एक ये है सिग्मा बॉन्ड और एक इन तीनों में से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, सिंगल बॉन्ड्स कितने हो गए 2, लोन पेयर 0, स्टीरिक नंबर इस 2 में से एक तो है S और एक है P, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई ये हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टीरिक नंबर एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं। तो ये था इथीन के बारे में। आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर आपको इथेन और ये इथाइन हमने किया है, अगर आपको इथेन और इथीन अच्छे से समझ आ गया है तो आपको इथाइन भी समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।